हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिल्म एजुकेशन एंड नॉलेज में। आज हम फिल्म मेकिंग के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है या किस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है और किस तरह से रिकवरी होती है, उस पूरे बिजनेस मॉडल को समझेंगे। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, किस प्रोजेक्ट में कितना लगाना है, वो मैंने बताया हुआ है, मैं वापस से बता देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ डिपेंड होती है उसमें कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, कितना छोटा इन्वेस्टमेंट करना है या कितना इन्वेस्टमेंट करना है। वो सबसे बड़ी चीज़ डिपेंड करती है आपके एक्टरों पर। एक्टर कौन कौन है, वो कितने फेमस हैं, कितनी मार्केट वैल्यू है उनकी, वो होते हैं। ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है, मान लीजिए आपने बड़े एक्टर लिए हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े नाम हैं, तो फिर तो उनकी जितनी मार्केट वैल्यू होगी, जितना वो मार्केट में ले रहे हैं, मान लीजिए वो एक फिल्म का 10 करोड़ ले रहे हैं, 9 करोड़ ले रहे हैं, तो आप उसका 3 गुना पैसा डाल सकते हो फिल्म में। मतलब अगर एक एक्टर 1 करोड़ ले रहा है, ठीक है, और तो आप 3 करोड़ या 4 करोड़ डाल सकते हो। ठीक है, अगर एक एक्टर 10 करोड़ ले रहा है तो आप 30-40 करोड़ डाल सकते हो, वो आपको रिकवर हो जाएंगे। तो 3 गुना पैसा एक एक्टर की मार्केट वैल्यू से आप इन्वेस्ट कीजिए, तो आप सेफ नहीं हो, मतलब आप रिकवर कर लोगे। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक्टर के जो टोटल कास्टिंग जो होती है उसकी मार्केट वैल्यू निकालते हैं, उसका दुगना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा सेफ भी रहना चाहते हैं, है ना। और वो पैसा कैसे रिकवर होएगा वो मैं आगे बताऊंगा। ज़रूरी नहीं, मैं इतना बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं फिल्म थिएटर में नहीं चलेगी तो आपको पैसे नहीं आएंगे। फिल्म थिएटर में चलती है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आता है। अगर थिएटर में नहीं चलती है तो भी आपने जितना लगाया है उतना तो आप आराम से रिकवर कर ले जाते हो। तो ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आगे बताता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट आप उतना ही कीजिए जितना आपके एक्टर हैं, सबसे बड़ा चीज़ एक्टर हैं। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपके पास नए एक्टर हैं, उनकी कोई मार्केट वैल्यू या ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आप बाकी चीज़ें कैलकुलेशन में लेकर आते हो। कैलकुलेशन आप बाकी चीज़ें तब भी करते हो जब आपके पास बड़े एक्टर होते हैं, बट ये प्ले में तब ज़्यादा आता है जब आपका क्या बोलते हैं, नए एक्टरों के साथ आप काम करते हो। तो फिर आप देखते हो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। यूथ है, यूथ से रिलेटेड, यूथ को क्या क्या इंटरेक्ट करता है, इंटरेस्टिंग लगता है, क्या क्या वो देखना पसंद करते हैं, तो उस तरह की सारी चीज़ें आप अपनी फिल्मों में डालोगे। लोकेशन किस तरह की हैं, रोमांटिक सीन्स हैं, गाने किस तरह के हैं, आइटम नंबर कैसा है, डांस नंबर कैसा है, जो यूथ को पसंद है, क्या क्या चीज़ें आप डाल रहे हो, उनका इम्पैक्ट क्या है, वो कितने बड़े लेवल पे, कितने लार्ज स्केल पे आप शूट कर रहे हो, वो सब कैलकुलेशन आप करते हो। तो वो कैलकुलेशन आप करोगे, कैसे करोगे, वो एक मार्केटिंग चीज़ होती है, वो मार्केटिंग वाला बंदा आपको बेटर बता पाएगा कि टारगेट उस, और ये वेरी करता रहता है हर साल। यूथ का कितना परसेंटेज लोग फिल्में देख रहे हैं, यूथ किस तरह की फिल्में देख रहे हैं, उनका टेस्ट भी बदलता रहता है ना। कई बार आप जो बायोग्राफीज हैं वो हिट होने लगती हैं अचानक, यूथ का परसेंटेज उनमें बढ़ जाता है। कई बार रोमांटिक फिल्में बढ़ने लगती हैं, कई बार फैमिली फिल्म में ऑडियंस बहुत ज़्यादा आने लगती है, यंग यूथ देखने आने लगता है। तो ये हर साल के हिसाब से फिल्म किस तरह से चलती है, किस तरह की फिल्म है, कौन डायरेक्टर है और किस तरह से वो बिज़नेस कर रही है, वो सारे उस पर कैलकुलेट होती है। तो ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो उतना ही पैसा आप डालते हो जितना कैलकुलेशन के बाद निकलता है। अगर आपने उतना ही पैसा डाला है जितनी उसकी मार्केट वैल्यू है, तो आपको कभी लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट भले ना हो। अगर फिल्म थिएटर में नहीं बहुत ज़्यादा चलेगी तो आपको लॉस, प्रॉफिट नहीं होगा बट आपको लॉस नहीं होगा। आपको लॉस तब होता है जब आप ओवर बजट चले जाते हो। मतलब आपने नए एक्टर लिए हैं, फिर भी आपने 5-6 करोड़ या 10 करोड़ लगा दिए हैं, जिनके कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, फिर भी आपने 10 करोड़ लगा दिए, तो आपको 100% लॉस होना ही है। एग्जाम्पल के तौर पर एक सिंपल एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको। आप एक ओप्पो के फ़ोन का मैन्युफैक्चर करो, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आप इतना इन्वेस्टमेंट कर दो कि वो आईफोन के इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। एक आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग का जो इन्वेस्टमेंट है और ओप्पो का जो मैन्युफैक्चरिंग का इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग है। लेकिन आपने ओप्पो का फ़ोन बनाने में इतनी लागत लगा दी है कि वो आईफोन के बराबर हो गया है उसका इन्वेस्टमेंट। तो अब जब तक आईफोन की कीमत पे वो बिकेगा नहीं, तब तक आपको पैसे रिटर्न आएंगे नहीं। तो आईफोन की कीमत पे तो ओप्पो बिकने वाला नहीं है, ठीक है। वो तो एक ब्रांड है, वो तो एक चीज़ है, लाइक सेलिब्रिटी है, तो वो इतना पैसा आपको दे के जाएगी पिक्चर। अगर नहीं है तो फिर वो नहीं दे के जाएगी उतना पैसा। हाँ, आपकी किस्मत अच्छी रही, थिएटर में फिल्म चल गई तो आ जाता है,
उसी तरह से कोई एक्चुअली कोई फीचर्स आपने इंटरेस्टिंग डाल दिए, ओप्पो में ही डाल दिए, उसका अच्छे से प्रमोशन किया तो वो चल गया, तो वो भी आ जाएंगे पैसे आपको। लेकिन ये हाइपोथेटिकली नेक्स्ट नियर टू इम्पॉसिबल वाली बात होती है। ये जिनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है अपनी कॉन्सेप्ट पे, कन्विक्शन पे, वो लगाते भी हैं और कई बार कमा भी लेते हैं, बट मोस्टली उनको लॉसेज होते हैं। और बिजनेस पर्सपेक्टिव से तो मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए, वो बेटर है। तो सबसे पहले तो आप, हाँ, ओप्पो की जो कीमत है 10,000, 20,000, 25,000, आप चाहे लाख रुपए डालिए, आप चाहे 5 लाख रुपए डालिए, आपको उतना तो 100% रिटर्न आ ही जाएगा। तो आपको उतना ही डालना है जितना प्रोजेक्ट की कीमत है, जितना प्रोजेक्ट में निकल के आ सकता है। पहली चीज़, कैलकुलेशन करते समय आपके पास एक्टर कौन है वो मेन आपको बताता है आपको कितने पैसे डालने हैं। दूसरा आपको दिखाता है आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है और उसके लिए आप क्या नया दे रहे हो अपने प्रोजेक्ट में। तो आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए बहुत कुछ अगर नया है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने डाली हुई हैं, तो वो आएंगे देखने के लिए। तो वहाँ पर भी थोड़ी सी वैल्यू आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की। ठीक है। अब लॉसेस तो यही होते हैं कि एक तो पिक्चर ओवर बजट करते हो आप, दूसरा जो लॉस होता है आप पिक्चर आधी बना के बंद कर देते हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये तो ओवर बजट हो गई है, अब तो मैं क्या बोलते हैं, अब अगर बंद कर दूँ तो बढ़िया है, क्योंकि मुझे इतना पैसा तो रिटर्न आने वाला नहीं है। अगर ओवर बजट हो गई है, ये मेरा सजेशन है आपको, फिर भी आप अपनी फिल्म को ख़त्म कीजिए। उससे क्या होगा, जब आप फिल्म रिलीज़ करोगे, अभी जो सबसे बड़ा स्ट्रगल जो हमारी इंडस्ट्री में होता है, वो आप नए हो, आपने कुछ किया नहीं है, तो आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे। आप एक फ़िल्म बनाकर रिलीज़ कर दोगे, भले आपको उसमें 20-25 लाख का लॉस हो जाए, लेकिन वो लॉस की तरह मत देखिए, वो इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। अब आपका एक प्रोफाइल बन गया, आपने एक फ़िल्म रिलीज़ कर दी, आप एक नॉन प्रोड्यूसर बन गए, नॉन एक्टर बन गए, जो भी बन गए, जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो नेक्स्ट जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो वो आसान रहेगा। शायद इस फिल्म में आप सेलिब्रिटी या बड़े एक्टर नहीं ला पाओ, दूसरी फिल्म में ले आओगे, क्योंकि आपने एक फिल्म बना ली है, लोग आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, बड़े नाम, बड़े लोग, आप बड़े डायरेक्टर्स आपके साथ जुड़ेंगे, तो बड़े एक्टर लेकर आ जाएंगे वो। तो आपका स्ट्रगल इंडस्ट्री में वहीं तक है जब तक आप नए हैं। आप धीरे धीरे 2-3 प्रोजेक्ट करेंगे तो आप अपने आप स्टेब्लिश होते चले जाते हैं। पहले प्रोजेक्ट में आपको थोड़ा सा लॉस जरूर हो गया, बट वो लॉस की तरह उसको नहीं देखिए, उनको इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। आपको मान लीजिए 50 लाख का लॉस हो गया पहले प्रोजेक्ट में, 10-20 लाख का लॉस हो गया, 25 लाख का लॉस हो गया, वो लॉस की तरह मत देखिए, वो इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। जब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो पैसा आपको, जो वो फिल्म जो प्रॉफिट कमाएगी उससे आपको रिकवर हो जाएगा। आप सेकंड फिल्म जब बनाएंगे तो हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत ना पड़े, आपके पास फाइनेंशियल इन्वेस्टर आ जाए, क्योंकि आपने एक फिल्म बनाई होगी। आप मार्केट के लोगों को ले सकते हो, मार्केट का आप एक डायरेक्टर उठा लोगे तो वो एक्टर ले आएगा, या मार्केट का कोई एक्टर तक आप पहुंच जाओगे तो आ जाएंगी चीज़ें, कास्टिंग डायरेक्टर तक पहुंच जाओगे तो वो चीज़ें अरेंज कर देगा, क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेंगे, क्योंकि आपने 1 या 2 प्रोजेक्ट कर लिए हैं। तो प्रोजेक्ट कभी बीच में बंद नहीं करना है, वो हमेशा लॉस का कारण बनेगा। अगर आप प्रोजेक्ट बनाने के बाद भी अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा लग गया है तो भी आप ख़त्म कीजिए, वो पैसे आप अगले या उसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप इजीली कमा सकते हो। तो ये हो गई इन्वेस्टमेंट की चीज़ें। अब आते हैं प्रॉफिट कहाँ कहाँ से होता है। सबसे पहले तो फिल्म जब बनना स्टार्ट होती है तभी आपको प्रॉफिट आ सकता है, तो तभी आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके पास बड़े एक्टर हैं तो किस तरह से पैसे आते हैं, सबसे पहले आपको इन फिल्म ब्रांडिंग से पैसा आता है। ब्रांड्स जितने भी होते हैं जो वो एक्टर एंडोर्स कर रहा है, तो वो ब्रांड आपको इन फिल्म ब्रांडिंग के लिए पैसे देते हैं। मोस्टली अगर बड़े एक्टर हैं तो आपको पैसे पहले मिल जाते हैं। अगर बहुत बड़े एक्टर नहीं हैं तो आपकी टारगेट ऑडियंस जैसे यूथ है, यूथ से रिलेटेड, या बच्चे हैं, बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, या आपकी फिल्म में एक डॉग है तो उसका जो फूड है वो आपको स्पॉन्सर करेंगे, वो इन फिल्म ब्रांडिंग के लिए आपको सारी चीज़ें देंगे, लेकिन वो पैसे आपको तब देंगे जब आप फिल्म रिलीज़ कर दोगे। अगर आपके पास बड़े एक्टर नहीं हैं तो, अगर बड़े एक्टर हैं तो वो आपको पैसे पहले भी दे देंगे, क्योंकि उन्हें पता है फिल्म नहीं हिटकेगी। मोस्टली प्रॉब्लम होती है अगर छोटे एक्टर होते हैं, नॉन फेस नहीं होते, तो इन फिल्म ब्रांडिंग में दिक्कतें होती हैं। अगर आपके पास नॉन फेस है तो आपको कपड़े भी स्पॉन्सर हो जाते हैं, और बाकी जो लोकेशंस हैं, बाकी फर्नीचर है, बैंक हैं, बहुत सारी चीज़ें जितनी भी फिल्मों में यूज़ हो रही हैं, गाड़ियाँ जो फिल्मों में यूज़ हो रही हैं, चीज़ें यूज़ हो रही हैं, सब स्पॉन्सर हो जाता है। और वो डिपेंड करता है जो आपका एक्टर वो कितना एंडोर्समेंट, क्या क्या प्रोजेक्ट एंडोर्समेंट में ले रहा है, क्या क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो जिस चीज़ों की, वो तो 100% आपको मिल ही जाती है। अगर नहीं भी है तो भी इन फिल्म ब्रांडिंग आती है। अगर आप किसी कुत्ते के ऊपर, डॉग के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, बच्चों की कोई फिल्म बना रहे हैं, तो बच्चों के प्रोडक्ट के लिए अच्छा प्रमोशन होता है, फिल्म में बहुत बड़ा प्रमोशन होता है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं।
लेकिन वो इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट आपको तब देते हैं जब आप फिल्म रिलीज़ करते हो। रिलीज़ किया आपने तो मतलब उनका प्रोडक्ट इतने लोगों तक पहुंच गया। मान लीजिए आप प्रोजेक्ट बीच में बंद कर देते हो, मोस्टली जो नए और नए एक्टर के साथ बनती है कई बार फिल्में बंद हो जाती हैं, मोस्ट ऑफ द चांसेस बंद हो जाती हैं कई बार, तो लोग यकीन नहीं करते। जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे, जब तक उनका प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचेगा नहीं, तब तक वो पैसे आपको देते नहीं हैं। तो एक छोटा सा अमाउंट आपको इन फिल्म ब्रांडिंग से भी आता है, बट वो अगर बहुत छोटा होगा, कई बार वो नहीं भी आता है। कई बार आपकी फिल्म और आपकी जो चीज़ें हैं वो मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से जो आप जिस ब्रांड को आप अप्रोच कर रहे हो उसको नहीं लगता है कि कैपेबल है, तो वो नहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ से फिर नहीं भी आता है। तो इसमें 30% ही चांस होता है, अगर आपके पास बड़े एक्टर हैं तो आपको, छोटे एक्टर हैं तो आपको इन फिल्म ब्रांडिंग मिलेगा। 30% चांस होता है मिलता है, 70% चांस होता है नहीं मिलता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अगर आपकी फिल्म बहुत छोटी है तो आप थिएटर में रिलीज़ करोगे बहुत लिमिटेड पैसे लगा के। लिमिटेड पैसे लगा के क्यों रिलीज़ करोगे? क्योंकि थिएटर से वो पैसे आपको नहीं देगी। अगर बहुत नए एक्टर हैं, अगर आपने बहुत अच्छी बनाई है और आपको ट्रस्ट है, तो थोड़ा सा आप रिस्क लेके 20-25 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाल सकते हो। अगर नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर आपकी फिल्म खरीदते नहीं हैं। पहले तो छोटी फिल्मों की बात करते हैं, फिर बड़ी फिल्मों की भी बात करते हैं, बिजनेस कैसे होता है। छोटी फिल्मों में डिस्ट्रीब्यूटर्स हाथ नहीं डालते हैं, वो आपको खुद ही रिलीज़ करनी पड़ती है। कितने थिएटर्स में रिलीज़ करना है, क्या करना है, वो आप कैलकुलेशन करके रिलीज़ करते हो। ठीक है। वो पैसा मोस्टली आपका डूबता है, नहीं आता है। अगर फिल्म क्लिक कर जाती है, बहुत सी ऐसी फिल्में जो नए एक्टरों के साथ बनी हैं और क्लिक हो गई हैं, तो वो चल भी गई हैं। बट अभी हम हाइपोथेटिकली वो चीज़ करेंगे जो प्रैक्टिकली होती है इंडस्ट्री में, तो वो जो इन्वेस्टमेंट होता है बहुत लिमिटेड होता है। रिलीज़ में आपको थोड़ा बहुत लॉस होता है, थोड़ा बहुत पैसे भी आते हैं, वो पैसे आते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, उससे ज़्यादा आप रिलीज़ में डाल चुके होते हो। तो थोड़ा यहाँ भी आप समझते हो, रिलीजिंग में भी आपका इन्वेस्टमेंट ही जाता है, प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन इसके बाद की जो गणित है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। जब आप फिल्म थिएटर में रिलीज़ कर देते हो, उसके बाद बहुत आपके जितने राइट्स हैं वो आप तभी बेच पाते हो जब आप फिल्म रिलीज़ कर देते हो, एक्सेप्ट डिजिटल राइट। डिजिटल राइट आप फिल्म थिएटर में रिलीज़ किए बिना भी बेच सकते हो। बाकी राइट्स तो आपसे लोग तभी खरीदते हैं जब आप डायरेक्ट उनको रिलीज़ के बाद देते हो। रिलीज़ के बाद दूरदर्शन आपसे फिल्म तभी खरीदता है जब आप रिलीज़ कर चुके हो। तो रिलीज़ करना कई मायनों में इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, तो इसलिए आपको रिलीज़ करनी पड़ती है पिक्चर। रिलीज़ करने के बाद सबसे पहला जो सबसे मोटा पैसा जो आता है वो आपको आता है सैटेलाइट से। सैटेलाइट राइट्स क्या होता है? सैटेलाइट राइट्स दो तरह के होते हैं, एक्सक्लूसिव राइट, नॉन एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव राइट्स वो होते हैं आप हमेशा के लिए फिल्म किसी को दे देते हो, ठीक है, वो फिल्म पे उसका अधिकार हो गया, कोई भी राइट्स। अब सैटेलाइट राइट्स, एक्सक्लूसिव राइट्स बेचोगे तो हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए राइट्स उसका हो गया। अगर आप नॉन एक्सक्लूसिव बेचोगे तो 3 साल के लिए उसका होगा, 3 साल के बाद वापस आप किसी दूसरे को भी दे सकते हो। मोस्टली लोग यही करते हैं, 3 साल वाला करते हैं। ये डिपेंड करता है डील कैसी है आपकी। अब छोटी फिल्में सैटेलाइट राइट से सबसे ज़्यादा पैसा कमाती हैं। अब सैटेलाइट राइट्स, अब आप सोचेंगे थिएटर फिल्म में तो थिएटर्स में तो चली नहीं है, और सैटेलाइट क्यों खरीदता है छोटी फिल्मों को, उनको क्या बेनिफिट होता है? अब मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ। जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी फिल्म खरीद ली, ठीक है, और उस पर टीआरपी उतनी अच्छी नहीं आई। टीआरपी होती है, आपको पता ही होगा, आप उनको उससे पता चलता है किस फिल्म को कितना देखा गया है, किस फिल्म को कितना मतलब कितना चीज़ें आई हैं, उससे उनको स्पॉन्सर्स आते हैं। आप देखते हैं कितने सारे एडवर्टाइजिंग आती है टीवी में, उन्हीं से उनके पैसे चलते हैं। मान लीजिए वो उतनी अच्छी नहीं चली, मान लीजिए उसको लोगों ने इतना पसंद नहीं किया है, तो उसमें बहुत बड़ा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो शायद रिकवर नहीं हुआ, उस लेवल पे रिकवर नहीं हुआ। तो वो क्या करते हैं, इस तरह की छोटी फिल्में लेकर उसको रिकवर करते हैं, उस खर्चे को। कम बजट में आपसे वो कितने का भी खरीदेंगे, उनको प्रॉफिट है, क्योंकि उनके पास स्पॉन्सर्स मंथली होते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए मंथली पैसे आते हैं। तो वो बीच में एक दो छोटे प्रोजेक्ट में भी अगर वो डाल देते हैं बीच में, तो उनको लॉस नहीं होता है। तो वो इस तरह से चीज़ें होती हैं। बड़ी फिल्में अगर सैटेलाइट प्रीमियर होता है तो उसके लिए अलग से स्पॉन्सर पर्टिकुलर उस प्रीमियर के लिए मिलता है, लेकिन इसमें वो प्रीमियर के लिए नहीं मिलता है। इसमें तो मंथली जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है एडवर्टाइजिंग का, उसी हिसाब से उनका चलता है चीज़ें। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो खरीद लेते हैं। दूसरा रीज़न ये भी होता है खरीदने का
कि बहुत सी ऐसी ऑडियंस है जो बड़े एक्टर और कमर्शियल और मसाला फिल्मों से हट के कुछ अलग सा देखना चाहती हैं। तो जो छोटी फिल्में होती हैं वो अलग फील की होती हैं, थोड़ी सी जो इंटरेस्टिंग होती है। जैसे स्टार का एक चैनल है स्टार सेलेक्ट। स्टार सेलेक्ट पे देखेंगे आप, थोड़ी सी अलग तरह की फिल्में होंगी, ऐसी फिल्में होंगी जिनके नाम तक आपने नहीं सुने होंगे। आप देखिएगा ऐसे बहुत से चैनल जिन पे इस तरह की फिल्में आती हैं जो या बहुत सी दूसरी कंट्रीज़ हैं, उनको जो मेन प्रॉफिट होता है सेटेलाइट को छोटी फिल्मों से, वो होता है दूसरी कंट्रीज़ से। जैसे जैसे हम लोगों को क्या है, हम लोगों को हॉलीवुड फिल्मों को देखने का बहुत शौक है, हॉलीवुड फिल्में देखने का बहुत शौक है। तो जब हिंदी में डब होकर वो आती है हम देख लेते हैं। कई बार कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें कोई बड़ा एक्टर नहीं है हॉलीवुड का, फिर भी वो देख लेते हैं क्योंकि वो हॉलीवुड में बनी है। वैसे इंडियन फिल्मों का पाकिस्तान में बहुत क्रेज़ है, नेपाल में बहुत क्रेज़ है, बांग्लादेश में बहुत क्रेज़ है, श्रीलंका में बहुत क्रेज़ है। तो ये उनकी लैंग्वेज में भी डब करके दिखाते हैं, हिंदी लैंग्वेज में भी दिखाते हैं। वहाँ भी बहुत सारी ऑडियंस है जो हिंदी को समझती है, तो वो देखते हैं। और जब वो देखते हैं तो उससे उनको अच्छा पैसा जनरेट होता है क्योंकि वो हिंदी फिल्म है। तो ये हिंदी चैनल्स जितने भी हैं जो बाहर दूसरी कंट्रीज़ में चल रहे हैं, वहाँ से इनको ये छोटी फिल्मों से अच्छा पैसा कमाते हैं। तो 30 से 40% आपकी लागत का पैसा ये सेटेलाइट से आप कमाते हो। मतलब अगर आपकी फिल्म 1 करोड़ की है तो 30 से 40 लाख रुपए आप सेटेलाइट से कमा लोगे। दूसरा सबसे बड़ा राइट्स आता है और ये 3 साल के लिए है। 3 साल के, हर 3 साल में आप इनसे राइट्स लेके बेचते रह सकते हो दूसरी जगह पर। एक बार वन लाइन में पहले बड़ी फिल्मों का क्या होता है वो भी समझ लेते हैं, फिर छोटी फिल्मों का कंटिन्यू करते हैं। बड़ी फिल्मों के मोस्टली राइट्स पहले बिक जाते हैं फिल्म रिलीज़ होने से पहले, क्योंकि उसमें स्टार है, उनको स्टार की मार्केट वैल्यू पता है, उनको पता है इतने लोग इतने इस तरह से देखेंगे। कई बार वो फिल्म थिएटर में हिट हो जाती है तो उसका सेटेलाइट और बाकी चीज़ें बहुत महंगी बिकती हैं, तो लोग कोशिश करते हैं कि पहले ही डील कर लो। बहुत से एक्टर हैं, बहुत से डायरेक्टर हैं, बहुत से प्रोडक्शन हाउस है जिनकी लाइफ टाइम की डील हुई पड़ी है या 10, 15, 25 सालों की डील हो चुकी है सेटेलाइट पे। मतलब वो प्रोडक्शन हाउस जितनी भी फिल्में बनाएगा वो सेटेलाइट XYZ चैनल को ही देगा। जैसे सोनी और यशराज का बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, सोनी का हर फिल्म आपको यशराज पे दिखेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो लाइफ टाइम का उन्होंने लिया हुआ है डील। कई बार इस डील की वजह से भी यशराज को फिल्में बनानी पड़ती हैं कि भाई डील है, हर महीने में मुझे एक फिल्म या हर साल में मुझे 3 या 4 फिल्में देनी है, तो एक छोटी फिल्म बनानी पड़ेगी। वैसे यशराज ने बहुत ज़्यादा छोटी फिल्में भी बनाई हैं, बैंड चोर है, कैदी बैंड है, और भी मेरे डैड की मारुति, इस तरह की फिल्में बनाई हैं। तो वो इस पर्पज़ से भी बनाई हैं और दूसरा रीज़न भी होता है उनका अपना कि वो सेटेलाइट और बाकी चीज़ों से भी पैसे कमाते हैं, उधर भी उन्हें देना होता है। खुद का भी उनका एक होता है कि छोटी फिल्म साथ में बनाते हैं तो बड़ी फिल्मों के साथ उनका खर्चे कम हो जाते हैं, कम लगते हैं, क्योंकि सारी इक्विपमेंट सारी चीज़ें उन्होंने हायर की होती हैं मंथली लेवल पे। और वो अगर 10 दिन शूट हो रही है बड़ी फिल्म, बड़े एक्टर के टाइम 10 दिन इस महीने शूट करेगा, 10 दिन अगले महीने शूट करेगा, तो जो मंथली जो टीम आपने हायर किया है उसके पास 20 दिन फ्री हैं उस महीने में, तो वही छोटी छोटी फिल्में बना देते हैं ताकि उनका पैसा बच जाए। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। जब बड़ी फिल्में मोस्टली बिक जाती हैं, अगर थिएटर में फिल्म नहीं चलती है तो उसके बाद अगर आप सेटेलाइट बेचते हो बड़ी फिल्मों का भी, तो उनका भी इफेक्ट होता है, उनका भी सेटेलाइट का वैल्यू गिरता है, चीज़ें गिरती हैं और ये सब गिरता है। बट फिर भी छोटी फिल्मों का भी वही है, बड़ी फिल्मों का भी वही है, पैसे वो भी अच्छे मिलते हैं उनको। सेटेलाइट बेचने में भी छोटी फिल्मों को स्ट्रगल करना पड़ता है, बड़ी फिल्में फ्लॉप होने के बाद में उनका सेटेलाइट ईजिली बिक जाता है, ये रीज़न है बस। और वो डिपेंड करता है, कई बार एक्टर के कॉन्ट्रैक्ट में, साल अजय देवगन का कॉन्ट्रैक्ट है स्टार के साथ, उसकी हर फिल्म स्टार पे आएगी, ऐसा है, तो वो तो फिर उस हिसाब से हर फिल्म रिलीज़ होते ही उधर चली जाती है। तो ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं वापस छोटी फिल्मों से। तो छोटी फिल्मों का 30 से 40% आपको सेटेलाइट दे देता है। उसके बाद जब सबसे बड़ा अमाउंट आता है, पहला सबसे बड़ा अमाउंट सेटेलाइट से ही आता है, दूसरा सबसे बड़ा अमाउंट आपको आता है डिजिटल से। डिजिटल फिल्मों का भी सेम रीज़न है। जैसे हम डिजिटल क्या होता है, अमेज़ॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, सोनी लिव हो गई, ये डिजिटल हो गए। जो वर्ल्ड वाइड जो मल्टीनेशनल OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, मेन स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म है, जो दुनिया में हर जगह देखे जाते हैं, वो मोस्टली आपकी फिल्में खरीद लेते हैं। उसका रीज़न सेम यही वाला, जैसे आप देखते हो कि लैंग्वेज भी आता है, स्पेनिश फिल्में, आप कई बार आप इंग्लिश फिल्में, हॉलीवुड फिल्में, वैसे बाहर के लोग बॉलीवुड की फिल्में सर्च करते हैं, उसमें आपकी फिल्म चली जाएगी और ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी, अलग होगी, भले इसमें स्टार है नहीं है उससे मतलब नहीं है,
बट उनको क्या है, हर महीने कुछ नया डालना है, हर वीक कुछ नया उनको देना है। तो हर वीक वो बड़े प्रोजेक्ट नहीं डाल सकते, बीच में छोटे प्रोजेक्ट भी डाल दिए। कि किसी ने बॉलीवुड सर्च किया, उसमें ये एक आ गई और उसको 4-5 बार 6 बार भी लोग किसी ने देख लिया। एक आदमी मतलब आप समझ लो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत व्यूवर्स आ जाते हैं, उससे उनका जितना पैसा उन्होंने आपको दिया होता है वो रिकवर हो जाता है। तो दूसरा सबसे बड़ा पैसा आता है आपको डिजिटल से आता है। तीसरा ओवरसीज़ राइट्स होते हैं। ओवरसीज़ राइट्स कैसे होते हैं? ओवरसीज़ राइट्स का मतलब क्या होता है? बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज हैं, बहुत सी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं जो आपसे राइट्स खरीदती हैं। मान लीजिए आपसे राइट्स लिए, फिर आपसे ओवरसीज़ राइट्स उन्होंने ले लिए और उन्होंने आपकी फ़िल्म लेके उसको दूसरी कंट्रीज़ में रिलीज़ करेंगे। ओवरसीज़ राइट्स का मतलब होता है आपसे फ़िल्म ले ली और फिर किसी दूसरी कंट्री में, जापानीज़ में, चाइनीज़ में या इंग्लिश में उसको डब करेंगे और डब करने के बाद वहाँ की जो भी लैंग्वेज होगी दूसरी कंट्री की, उस कंट्री में उसको रिलीज़ करेंगे थिएटर्स में। जैसे हॉलीवुड का हमको क्रेज़ है, हिंदी में अगर कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो हम चले जाते हैं थिएटर में, चाहे भले बहुत बड़े एक्टर नहीं हो उसमें, ठीक है। उसी तरह से वो ले लेते हैं आपसे और वो ओवरसीज़ राइट्स लेके दूसरी चैनल्स पे दूसरी कंट्रीज़ में उनकी लैंग्वेज में फिल्म रिलीज़ करते हैं। उसका पैसा वो कमाते हैं और कई बार रिलीज़ भी नहीं करते हैं, वो डब करके वहाँ के जो लोकल चैनल होते हैं उनको दे देते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत से चैनल हैं जो हॉलीवुड की फिल्में डब करके दिखाते हैं, चाइना की फिल्में डब करके दिखाते हैं, कोरियन फिल्में डब करके हिंदी में दिखाते हैं। ऐसे बाहर की कंट्रीज़ में भी हमारी फिल्मों को डब उनकी लैंग्वेज में किया जाता है और दिखाया जाता है, उससे ओवरसीज़ राइट्स आता है, तो उससे भी आपको पैसे आते हैं। 3 मोटे मोटे राइट्स जो होते हैं उस मेन यही होते हैं। उसके अलावा म्यूज़िक राइट्स होते हैं, जैसा आपका म्यूज़िक होगा, जिस तरह का म्यूज़िक होगा। मोस्टली छोटी फिल्मों में म्यूज़िक होता नहीं है, बड़ी फिल्मों में म्यूज़िक होता है, तो वो पहले ही सब लेवल डिसाइड हो जाता है किसको देना है, क्या करना है। तो म्यूज़िक से भी अच्छा खासा पैसा आप कमाते हो। उसके बाद गाने हैं, गानों से तो आप बहुत लाइफ टाइम पैसे कमाते रहते हो, है ना। आपके गाने बहुत सी जगह चलते हैं जिससे आपको पैसे कमाने को मिलते हैं, रॉयल्टी आपको आती रहती है। फिल्म से भी इस तरह से आप 3-4 साल में आपने अभी सेटेलाइट इसको दिया, अगली बार इसको दोगे, तो उधर से भी आप पैसे कमाते रहते हो। इसके बाद दूरदर्शन भी आपको पैसे देता है, दूरदर्शन में भी आप फिल्म भेज सकते हो, ठीक है। दूरदर्शन कम देता है, 8 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, ऐसा ही कुछ देता है पैसा, ठीक है। उसके बाद आपको पैसा आता है सब्सिडी से। सब्सिडी आता है जैसे दूरदर्शन, जैसे आपने शूटिंग यूपी में की है तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। उत्तराखंड में शूट किया तो उत्तराखंड गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। और सब्सिडी के लिए आपको रिलीज़ करना फिल्म बहुत ज़रूरी है। आप डिजिटल पे डालोगे तो शायद सब्सिडी आपको ना आए, लेकिन अगर आप शायद अब आने लगा है, पहले तो बिल्कुल नहीं आता था, पहले आपको फिल्म रिलीज़ करनी ही पड़ती थी। अभी का मुझे पता नहीं, कुछ चेंज हुआ तो मैं बोल नहीं सकता। तो सब्सिडी भी आता है, झारखंड में सब्सिडी है, बहुत सी ऐसी स्टेट हैं जो सब्सिडी दे रहे हैं। तो वो आप पता कर लीजिए, आप फिल्म ले जाके वहाँ शूट कीजिए, उधर से भी आपको सब्सिडी आती है। 30% आती है, 15% आती है, 25% आती है, 35% तक सब्सिडी है झारखंड में, ठीक है। और इस तरह से सब्सिडी भी आती है आपको, तो इससे एक पैसा आता है, दूरदर्शन से पैसा आता है। ये सब जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू उतनी हो जाती है जितना आपने इन्वेस्ट किया होता है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, बड़ी फिल्मों में भी जब आप कैलकुलेट करोगे, एक एक्टर की मार्केट वैल्यू निकाल के, लोकेशंस और क्या टारगेट ऑडियंस निकाल के, अगर बड़े एक्टर का भी एक मार्केट वैल्यू, ऐसा नहीं बड़ा एक्टर तो आप कुछ भी पैसे डाल दोगे, आप उसको कैलकुलेट करके पैसा डालोगे और उसके बाद ये सारे राइट्स का पैसा कैलकुलेट करोगे तो उतना ही आता है जितना उस प्रोजेक्ट की मार्केट वैल्यू होगी। बड़े एक्टर के साथ रिस्क थोड़ा आप ले लेते हो, आप थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा डाल लेते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है थिएटर से पैसे आ जाएंगे, थोड़े बहुत तो आ जाएंगे। छोटी फिल्मों में थिएटर से रिकवरी ना के बराबर होती, तो पैसे इस तरह से आप रिकवर करते हो। इसके अलावा और भी राइट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे राइट्स होते हैं। जैसे आप की फिल्में, जैसे एयरलाइंस है, एयरलाइंस में भी देखिएगा आप, जब आप एयरलाइंस में ट्रैवल करते हो तो वहाँ भी बहुत सारी फिल्में आपको दिखती हैं, ट्रैवल करते करते आप देख सकते हो। बहुत सारी जो ट्रैवलिंग ओला है, उबर है, इनके साथ भी आप कॉन्टैक्ट करते हो, ये भी आपका कंटेंट खरीद सकते हैं। बहुत से जो सिम है, एयरटेल है, वोडाफोन है, वो भी आपकी फिल्में खरीद लेते हैं। उन सब के अब आजकल चैनल हैं तो उस पर डाल सकते हो आप, ठीक है। लेकिन वो डिजिटल राइट्स की कैटेगरीज में आ जाता है कई बार। इस तरह से आप चीज़ें करते रहते हो तो आपको पैसे इस तरह से आते रहते हैं। तो फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है। लॉस बिल्कुल, अगर आपने ओवर बजट कर दिया तो आपको होगा ही।
अगर आपने ओवर बजट नहीं किया है तो आपको लॉस कभी नहीं होगा, और गलती से कहीं आपकी फिल्म क्लिक हो गई तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पहली फिल्म ओवर बजट हो गई है तो भी उसको कंप्लीट कीजिए, आपको थोड़ा सा लॉस भले इसमें हो, लेकिन आपके लिए नेक्स्ट फिल्म जब आप बनाओगे तो जर्नी आसान होगी, आपको लोग जानने लगेंगे। आपने एक फिल्म बना के रिलीज़ की है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग आते हैं बॉम्बे फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं बना पाते हैं, तो उनका नाम खराब होता है, फिर लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगर आप पहली फिल्म बना के बंद कर दोगे तो सोचोगे दूसरी फिल्म बनाओ, तो फिर तो आपको लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने एक फिल्म बीच में बंद की है। तो फिल्म को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। फिल्म बना के रिलीज़ कीजिए, ये अगर आपको थोड़ा सा लॉस होता है तो इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए उसको। तो ये पूरी डिटेल मैंने दी आपको। आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, एक वीडियो में उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है मैं कुछ छूट गया होगा तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, सॉरी। और आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।